बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के हिस्ट्री यानी कि इतिहास सब्जेक्ट के लिए। इस वीडियो में हम आपके जो फर्स्ट बुक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 इसके चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। ईंटें, मनके तथा अस्थियां यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर से संबंधित आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर निकल सकते हैं उन सभी को कंप्लीटली इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस 10 ईयर में, ठीक है, प्रीवियस 10 ईयर जो क्वेश्चन होते हैं बोर्ड एग्जाम होते हैं उससे संबंधित मिड टर्म, प्री बोर्ड, सैंपल पेपर, हर एक जगह से जितने भी इंपॉर्टेंट निकल सकते थे वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में अच्छी तरीके से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो टोटल 10 प्लस शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पे लिए हैं। टोटल जो है वैसे देखा जाए तो यहाँ पे 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे दिखाने के लिए 10 प्लस है यानी कि टोटल जो है वो 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने जाएंगे जो कि मोस्टली 3 या 4 मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा कंप्लीटली हिंदी मीडियम के बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, कोई डाउट नहीं रहने दूंगा। इवन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे उनके लिए भी आंसर्स जो है प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप इजीली उन क्वेश्चन को, उन आंसर्स को इजीली समझ पाओ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी करते। सबसे पहले इस चैप्टर के एक छोटे से क्वेश्चन की बात कर लेते हैं या फिर चैप्टर के ओवरव्यू की बात कर लेते हैं, सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, देखो एकदम बढ़िया तरीके से हर एक पॉइंट को मैंने लिखा हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स से इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन भी किया हुआ है। ठीक है, ताकि जब आप रिवीजन करो इस वीडियो से पहले तो आप पूरा समझ लेना, जब रिवीजन करोगे तो आप ये जो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है ना इनको आप याद रख लेना, बस यही इनफ है। चलिए, सिंधु सभ्यता की विशेषताएं, तो आप सभी को पता है इसकी सबसे पहली विशेषता क्या है, इसकी रहस्यमय लिपि। आज तक सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को आज तक नहीं पढ़ा गया है, इसीलिए इसके बारे में हमारे पास जो भी जानकारी है वो अभी भी अधूरी है। हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं कि ये 100% सही। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी इतिहासकार है वो कुछ शब्दों का उपयोग करते हैं जैसे कि संभवतः, ठीक है, शायद, अनुमान। ये शब्द क्या दर्शाते हैं, ये शब्द ये दर्शाते हैं इसकी लिपि जब तक नहीं पढ़ी जाएगी तब तक हम इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, तो रहस्यमय लिपि है। अब चलो, लिपि तो रहस्यमय होगी जिसे नहीं पढ़ा गया है, फिर इसका जानकारी के क्या स्रोत है, कैसे हम पता लगाते हैं। तो इसमें कुछ पुरातत्व वस्तुएं हैं जैसे कि आवास यानी कि घर वगैरह हो जाते हैं, मृदभांड बर्तन टाइप में, आभूषण, औजार, मोहरें, ठीक है, और जो भी हल वगैरह होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें जितने भी पुरातात्विक साक्ष्य में यहाँ से मिलते हैं वो सभी आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे आज हम वर्तमान समय में जो इलेक्ट्रॉनिक कांटा होता है, ठीक है, किसी भी चीज को तौलने के लिए, वजन करने के लिए उसका उपयोग करते हैं, और उससे पहले हम तराजू का उपयोग करते थे। तो संभवतः ये जो हड़प्पा वासी थे ये भी माप तौल के लिए बाट का उपयोग करते थे, जिसमें 2 ग्राम से लेके कुछ 5 किलो के आसपास यानी कि 5 केजी के आसपास तक के इनके पास बाट हुआ करते थे। ठीक है, अब देखो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब लोहे से परिचित नहीं है तो युद्ध से भी परिचित नहीं होंगे, क्योंकि जो भी इतिहासकार है वो कहते हैं कि यहाँ पे शासक 3 थे, कोई कहता है 1 था, कोई कहता था ही नहीं। तो ऐसे में ये युद्ध से भी परिचित नहीं थे और तलवार से भी नहीं थे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हो गए। और जितनी भी मोहरें हमने जो हड़प्पा सभ्यता से पाई है उसमें एक चीज कॉमन देखी गई है कि उसमें ना एक सिंग वाला जो जानवर है ये ज्यादातर देखा गया, जिसे हम एक श्रृंगी भी कहते हैं। ठीक है, एक श्रृंगी भी जिसे हम कहते हैं, लेकिन कहीं पर भी हमें गाय का चित्र नहीं मिला है, अर्थात हड़प्पा वासियों को गाय की महत्वता के बारे में पता नहीं था। ठीक है, यहाँ पे अच्छी खासी नियोजित और शहरी केंद्र प्रणाली थी, सड़कों गलियों की अच्छी खासी विशेषताएं हुआ करती थी, इसीलिए एक नियोजित शहरी केंद्र था जिसे हम कहते हैं मोहनजोदड़ो। ठीक है, वैसे तो हड़प्पा सभ्यता जो है इसके पतन के कई कारण हैं, जैसे कि सिंधु नदी ने हो सकता है अपना मार्ग बदल लिया हो सकता है कई सारे भूकंप आ गए हो, शायद कहीं से जलवायु परिवर्तन हो गया हो, या फिर किसी अन्य लोग जैसे कि आर्य जो थे इन्होंने आक्रमण कर दिया हो, या फिर वनों की कटाई की वजह से इनके मूलभूत आवश्यकताएं जो थी वो पूर्ति नहीं हो पाती होगी। तो ये कुछ कारण है इसके पतन के। लेकिन इतिहासकार सबसे अहम जो कारण मानते हैं, सबसे उचित जो कारण मानते हैं वो मानते हैं बाढ़ को। ठीक है, आपने एक मूवी देखी होगी, उस मूवी में
मोहनजोदाड़ो के बारे में सबसे आखिरी सीन में आपने देखा भी होगा कि जो नदी होती है जब उसे डैम बनाया जाता है वो सभी पार कर रहे होते हैं उसको, तो जब जैसे वो पार करते हैं वो डैम बिल्कुल टूट जाता है और पूरे का पूरा मोहनजोदड़ो शहर ये यहाँ से खत्म हो जाता है। और फिर इसके बाद में ये जो लोग थे वो पहुंच जाते हैं गंगा नदी के किनारे, ठीक है, वहीं पे बस जाते हैं। तभी से हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये इसका एक ओवरव्यू हो गया पूरे के पूरे चैप्टर का, ठीक है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इजीली इसे यहां से रीड आउट कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है, ये सभी आपके पॉइंट्स हैं, आप इन्हें इजीली रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में आप ये पॉइंट को चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते, ओके। वेल, हड़प्पा सभ्यता की खोज का क्रम अनुसार वर्णन कीजिए, यानी कि सबसे पहले किसकी खोज हुई, उसके बाद किसकी और उसके बाद किसकी, इस तरीके से आपको बताना है, ठीक है। तो लिखेंगे भाई, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दयाराम साहनी जी के बारे में, यानी कि अगर हम ईयर की बात कर लेते हैं तो 1921 दयाराम साहनी। पॉइंट नंबर 1, 1921 इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हड़प्पा नामक जो स्थल था इसका उत्खनन किया था और इन्होंने यहाँ से कुछ मोहरें खोज ली, ठीक है। इन्होंने खुदाई का कार्य वगैरह करवाया और कुछ मोहरों को इन्होंने खोज निकाला यहीं से। ठीक इसी के कुछ टाइम के पश्चात राखल दास बनर्जी ने 1922, ये यहाँ पे इस तरीके से नहीं ऐसे लिखा होगा, राखल, ठीक है, राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो नामक जो स्थान था इस पर खुदाई का कार्य करवाया। तो इसने भी वैसे ही मोहरें खोज ली जैसे कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा से खोजी थी। तब यहाँ पर जो जॉन मार्शल थे और जितने भी इतिहासकार थे, पुरातत्वविद थे, उन्होंने देखा कि दोनों जगह से एक ही जैसी मोहर मिली है, एक ही जैसी समानता है, एक ही जैसी हर एक चीज को दिखाया जा रहा है। तो संभव था ये दोनों ही पुरा स्थल की मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों ही एक ही संस्कृति के रहे होंगे। तो इसीलिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, अन्य जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसको ध्यान में रखते हुए 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल, जिन्हें हम जॉन मार्शल कहते हैं, इन्होंने सिंधु घाटी में नवीन सभ्यता की खोज की, यानी कि इस खोज की घोषणा कर दी कि सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता है जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं या फिर हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ठीक है। अब इसी खोज को एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एस.एन. राव, इन्होंने थोड़ा सा इसके ऊपर कटाक्ष किया, यानी कि इनके ऊपर थोड़ा सा मतभेद जताया। इन्होंने अपनी एक बुक थी जिसका नाम था द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इसमें लिखा कि जॉन मार्शल ने आज भारत को जहां पर पाया है वह उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। यानी कि जॉन मार्शल ने एक डेट निर्धारित की कि इस समय का ये हड़प्पा सभ्यता रहती है, ठीक है। लेकिन ऐसे राव कहते हैं कि मार्शल ने भारत को जहां पे पाया, ये जो सभ्यता उन्होंने जहां से पाई है ये उससे भी 3000 वर्ष पूर्व की रही है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे, इजीली आप इसे समझ सकते हो। तो कालक्रम में दयाराम साहनी 1921, राखलदास बनर्जी 1922, जॉन मार्शल 1924, इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता की हो जाती है खोज। कंप्लीट समझ गए। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी यहाँ से इजीली आप यहाँ से समझ सकते हैं। पहले आप दयाराम साहनी जी के बारे में लिखेंगे, फिर राखालदास बनर्जी के बारे में, और दोनों ही जो पॉइंट है वो सेम क्यों थे इसके बारे में लिखेंगे। एंड देन जॉन मार्शल किस तरीके से खोज करते हैं, कैसे घोषणा करते हैं, और एस.एन. राव की जो द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बुक है इसमें वो क्या लिखते हैं इसके बारे में आप लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज में कनिंघम के भ्रम का वर्णन कीजिए, ठीक है। कनिंघम का भ्रम, जहां तक मुझे लगता है सभी को पता ही होगा इसका आंसर। तो सबसे पहले इनके छोटे से पॉइंट के बारे में समझते हैं कि कनिंघम जो थे वो 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सबसे पहले डायरेक्टर जनरल थे, ठीक है, और इन्हें हम भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों, 1861 में ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सबसे पहले डायरेक्टर जनरल भी रहे थे। इन्हीं को हम भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहते हैं। जब भी ये अपना कोई सर्वेक्षण करते थे, ठीक है, तो ये क्या करते थे, अभिलेख यानी कि साहित्य वगैरह उन सभी को एकत्र कर लेते थे, उनको दोबारा से लिखते थे, फिर उनका अनुवाद करते थे। ये अपने और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ लिखित स्रोतों का सहारा लेते थे, जैसे कि चीनी बौद्ध तीर्थयात्री हो गए, इनके जो यात्रा वृत्तांत होते थे इनसे ये सहारा लिया करते थे। यानी कि सिंपल सी बात है, ये जो कनिंघम था, ठीक है, जेम्स कनिंघम, इसके बारे में आपको कुछ 1-2 पॉइंट लिख देने इस तरीके से। और फिर अगर हम इसके भ्रम की बात करें
तो भ्रम इसका सिंपल सा ये था कि एक व्यक्ति था, इसने कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहर ला के दी, ठीक है, इसके साथ में कार्य करने वाला होगा, इवन कोई भी हो, उसने एक हड़प्पा की मोहर दी इसको लाके, ठीक है। तो कनिंघम ने उस मोहर को एक ऐसे कालखंड यानी कि एक ऐसे ईयर से, एक ऐसे कालखंड से अंकित कर दिया जिससे वो परिचित था, यानी कि जिसके बारे में वो जानता था। उसने कहा कि ये जो मोहर है, जो भी उसे मोहर मिली थी, उस व्यक्ति ने दी थी, यह मोहर भारतीय इतिहास की प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे पहले शहर से संबंधित है, ठीक है। कनिंघम क्या कहता है कि ये जो मोहर है ना, ये भारतीय इतिहास का जो प्रारंभिक गंगा घाटी में पनपे जो शहर थे, इनसे संबंधित है। बल्कि एक्चुअल में आप सभी को पता है हड़प्पाई मोहर उससे भी कई हजार वर्ष पहले की रही थी, ठीक है। तो ये इसका एक भ्रम था। क्या था? एक व्यक्ति आया, उसने हड़प्पा मोहर दी और कनिंघम को लगा जिस कालखंड से ये परिचित था, उसने उसे बता दिया कि ये जो है वो गंगा घाटी में पनपे जो शहर थे उससे संबंधित है, जबकि उससे पहले की रही थी। बस ये इसका भ्रम था। सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है, इजीली आप इसमें लिख देंगे। इंग्लिश मीडियम के बच्चे आप सभी इनको यहाँ पे इजीली पॉइंट को रीड आउट कर सकते हैं। डिस्क्राइब कनिंघम्स फेल्सी इन द डिस्कवरी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो किस तरीके से वो फेल होता है, उसका जो भ्रम है वो क्या होता है, इस संबंध में आप ये पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी का साक्ष्यों के साथ वर्णन करो। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी का वर्णन करो, ठीक है। तो दोनों में ही आंसर आपको एक ही लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे बच्चों इसमें हल के प्रयोग के बारे में। तो बेसिकली देखो, चोलिस्तान और बनावली, यहां से हमें मिट्टी के कुछ हल्के प्रतिरूप मिले हैं, ठीक है। मिट्टी के कुछ हल्के प्रतिरूप हमें देखने को मिले, कहां से? चोलिस्तान और बनावली से। तो संभवतः हड़प्पा वासी अपने फसल को उगाने के लिए, खेत को जोतने के लिए हल का उपयोग करते हैं। बैलों का प्रयोग, जैसा कि हमें पता है कि जो मोहरें हैं उस पर हमें किसी पुरुष की, ठीक है, जैसे हम एक आद्य पुरुष कहते हैं, नारियों की मूर्तियां भी मिली हैं, तो ऐसे ही इस पर एक वृषभ के भी चित्र मिले हैं, अर्थात बैलों के चित्र मिले हैं, ठीक है। तो संभवतः हड़प्पा वासी जो थे वो अपने खेतों को जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते होंगे। तीसरा है दो फसलों को उगाना, कालीबंगन से और राजस्थान से हमें कुछ ऐसे जो खेत हैं जुते हुए प्रमाण मिले हैं, जहां पर जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, अर्थात ये एक खेत है, ठीक है। अब इस खेत में हमें क्या मिला है कि ये जो कुछ रेखाएं हैं, ये रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नजर आ रही है। तो संभवतः इतिहासकार ऐसा अनुमान लगाते हैं कि ये जो है वो एक साथ दो फसलों को उगाया करते हैं, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट है सिंचाई के लिए नहरों का उपयोग। देखो, हम सभी को पता है कि हड़प्पा के जितने भी स्थल थे, मोस्टली हमारा ये जो भारत है, इसका ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया था और ये पाकिस्तान वाला एरिया। अभी वर्तमान की तरफ बात करें तो ये एरिया कैसा है, जहां पे वर्षा कम होती है, यानी कि ये आर्द्र शुष्क क्षेत्र है। तो सिंपल सी बात है भाई कि कृषि के सिंचाई के लिए कुछ अपनी अलग तरीके से इसके जो है प्रावधान करने पड़ते होंगे। तो इसके लिए जो नदी वगैरह होती थी उससे छोटी छोटी नहरें निकाल ली जाती थी, कुएं बनाए जाते थे, कुओं का उपयोग किया जाता था। जलाशय यानी कि जिसे आप एक तरीके से कह सकते हो, जहाँ पे जल को एकत्र करके रखा जाता था और जरूरत पड़ने पर उससे सिंचाई की जाती थी। अब इसके में साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से? अफगानिस्तान से नहरों के अवशेष मिले हैं, धौलावीरा से जलाशय के अवशेष मिले हैं, ठीक है। फिर आखिरी है कटाई में औजारों का प्रयोग। चलो देखो, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सिंपल सा याद करवा देता हूं आपको। कटाई में औजारों का प्रयोग जैसे कि लकड़ी और पत्थर, क्योंकि हम सभी को पता है ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, इसीलिए ये लकड़ी और पत्थर के औजारों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? ये हल का प्रयोग करते थे, ये बैलों का उपयोग करते थे क्योंकि हमें मोहरों पर वृषभ के चित्र मिले हैं। दो फसलें उगाते थे क्योंकि एक ही खेत में रेखाएं हमें मिली हैं जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। अब सिंचाई के लिए ये नहरों का उपयोग करते थे, जलाशयों का उपयोग करते थे, कुओं का उपयोग करते थे, क्योंकि यहाँ पे सिंचाई की अच्छी खासी व्यवस्था नहीं थी। कटाई में ये लोग जो थे वो पत्थर और लकड़ी के बने औजारों का उपयोग किया करते थे। सिंपल वे में आपको समझ में आ गया होगा हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी। दैट्स ऑल, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश में डिस्क्राइब द हड़प्पन सिविलाइजेशन विद एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। तो पहले यूज ऑफ प्लॉज, यूज ऑफ ऑक्शन,
cultivation of the two crops, use of canals for irrigation, wells and reservoirs, and use of tools in harvesting। तो इन सभी तरीकों से आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट होता है बच्चों, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का हैंडल है, ठीक है, आईडी है बेसिकली। आप यहाँ पे जाके हमें क्वेश्चन पूछ सकते हो अपना। और टेलीग्राम ग्रुप, इसको जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चाहो तो टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ अपडेट्स मिलती रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता की लिपि एक रहस्यमय लिपि है। बिल्कुल ठीक है, स्पष्ट कीजिए। तो सिंपल सी बात है, हमें हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में यहाँ पे सिस्टम बताना। तो क्या बताएंगे, इस लिपि को आज तक नहीं पढ़ा गया है, इसीलिए हमारी इसके बारे में जानकारी अभी तक मुश्किल है। ये जो लिपि है वो वर्णमाला ही नहीं है, वर्णमाला ही नहीं है, अर्थात जैसे हमारी जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि की अगर हम बात कर लें यहाँ पे, इसमें कुछ वर्ण है, जैसे आज से लेके इस तरीके से ये एक ऐसा होता है कुछ, और फिर का से लेके ज्ञानी यानी कि ज्ञा तक। तो ये क्या है, इसमें स्वर भी है, व्यंजन भी, यानी कि इसमें कुछ वर्ण है। लेकिन जो हड़प्पाई लिपि है इसमें वर्ण नहीं है, यानी कि ना तो इसमें स्वर है ना तो इसमें व्यंजन है, बल्कि यहाँ पे चिन्ह दिए हुए हैं। और कितने चिन्ह हैं, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में 375 से 400 चिन्ह यहाँ पे दिए हुए हैं। इसीलिए इस लिपि को समझना बहुत ही मुश्किल। यह लिपि बेसिकली दाई से बाईं ओर लिखी जाती थी। मोस्टली हम क्या करते हैं, ये जो हमारा पेज होता है, ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट। ये हमारी नॉर्मल है, मान लेते हैं इसे हम हिंदी लिख देते हैं। लेकिन ये जो हड़प्पा वासी थे, ये लिखते थे राइट टू लेफ्ट, यानी कि इधर को लिखते थे। ठीक है, ये है हड़प्पा वाली, ये लोग ऐसे लिखते थे, तो इसलिए अधिकतर ये देखा गया है। अब देखो, हम जब भी लिखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा गैप दे देते हैं, और फिर यहाँ जाते 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 इस लाइन को पूरा दबा देते हैं। और ऐसे ही हड़प्पावासी करते होंगे, यहाँ से थोड़ा लिखना शुरू किया और यहाँ पे आते आते इसको ज्यादा दबा दिया, यानी कि यहाँ पे ज्यादा संकुचित हो जाता था। ठीक है, ये चीजें हैं। और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जहाँ पे हमें ये लिपि देखने को मिली है, जैसे कि मोहरें हो गई, तांबे के औजार, मतवानों के आंठव हो गए, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएं हो गई, आभूषण हो गए, अस्थि क्षण, प्राचीन सूचना पट्ट, ये सभी जो है इस पे हमें हड़प्पा की लिपि देखने को मिली है, जिसपे इस तरीके के कुछ अक्षर बने हुए हैं। ठीक है, और भी यहाँ पे कुछ ऐसे ही कुछ कुछ अक्षर उस पे देखने को मिलेंगे, आपको आपकी बुक में चित्र दिया हुआ होगा। ठीक है, तो ये हड़प्पा सभ्यता की लिपि की यहाँ पे कुछ कुछ विशेषताएं हैं। सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप क्वेश्चन 4 आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं इंग्लिश में। द स्क्रिप्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज अ मिस्टीरियस स्क्रिप्ट। ठीक है, तो किस तरीके से ये एक मिस्टीरियस स्क्रिप्ट है हड़प्पा सभ्यता की, इसे आप इजीली यहां से रीड आउट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का अवलोकन करने के लिए पुरातत्वविद किन विधियों का प्रयोग करते थे, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। सिंपल सी बात है, हड़प्पा सभ्यता में ये जो पूरा एक नगर है, ठीक है, इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो लोग हैं कुछ अमीर रहते हैं और यहाँ पे कुछ लोग जो है वो गरीब रहते हैं। ठीक है, आप इसका पता कैसे लगाते हो, तो वही कुछ विधियां हमें यहाँ पे बता। इसकी सबसे पहली विधि है बच्चों समाधान। समाधान मतलब कि यहाँ पे जो भी शव होते हैं, ठीक है, उनको दफनाना है, या फिर आप इसे कह सकते हो कब्र। ठीक है, कब्रों के बारे में तो लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अंतिम संस्कार करके अपने व्यक्ति को दफनाते थे। ये लोग संभवतः पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, और ये क्या करते थे, जब भी अपने मृतक को दफनाते थे तो उसके साथ में कुछ वस्तुओं को रख देते थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी कब्रें हमें देखने को मिली है, इतिहासकारों को जो कब्रें मिली हैं, जिसमें कि अमीर की जो कब्र है, अमीर की जहाँ पे अमीर को दफनाया जाता था, उसकी कब्र की चिनाई की जाती थी, यानी कि उसे मिट्टी गारे से उसकी चिनाई अच्छी से की जाती थी, ताकि मतलब ताकि लगे कि अमीर की कब्र है। ठीक है, और अमीर के पास से, अमीर की कब्र से इतिहासकारों को कुछ आभूषण देखने को मिलते हैं, कुछ बहुमूल्य जो वस्तु है वो प्राप्त होती है। लेकिन अब गरीब का कैसे पता लगाते हैं, तो गरीब की जो कब्र है उसमें केवल और केवल रोजमर्रा की वस्तुएं, यानी कि सोई, झावा, लोटा, तकरी, कुछ इस तरीके से ये सारी चीजें पाई जाती थी। ठीक है, यहाँ पे पुरुष हो चाहे महिला हो, चाहे पुरुष अमीर हो, गरीब पुरुष हो, गरीब महिला हो, अमीर महिला हो, सभी का समाधान होता था
और यहाँ पे आभूषण वगैरह मिलते थे तो उसे अमीर कह देते थे, रोजमर्रा की वस्तुएं तो उसे गरीब कह देते थे। एक उदाहरण दिया हुआ है बच्चों 1980 के दशक का। हड़प्पा के कब्रिस्तान में एक बार उत्खनन हुआ तो वहां पे एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले मिलते हैं, जैस्पर के मनके मिलते हैं, सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिलता है और कहीं कहीं तो मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ में दफनाया जाता था, क्योंकि हड़प्पा वासी जो थे वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो समाधान कैसे लिखेंगे? दफनाना, और उनके साथ में कुछ उनकी जो वस्तुएं उसे दफना देते थे। अमीर के कब्रों की चिनाई आभूषण मिलना, बहुमूल्य वस्तु मिलती थी। गरीब के कब्रों की चिनाई नहीं होती थी, आभूषण बहुमूल्य वस्तुएं नहीं मिलती थी, बट यहाँ पे रोजमर्रा की वस्तुएं पाई जाती। ठीक है, अब ये जो वस्तुएं मिली हैं, इसी को देखते हुए दूसरा पॉइंट बनेगा विलासिता की वस्तुएं, अर्थात जो वस्तुएं मिली हैं कब्रों से, उन वस्तुओं का अध्ययन करके 2 भागों में बांट देना। पहला भाग तो उपयोगी वस्तुएं। उपयोगी सिंपल सी बात है, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, जैसे कि जो गरीब लोग थे उनकी कब्र में चक्कियां, मृदभांड, सुइयां, झावा इत्यादि ये देखने को मिलते हैं। अब इनको हम नॉर्मली बेस पे अगर हम बात करें, जैसे कि चक्की है तो या फिर कोई मृदभांड है तो इसे हम पत्थर के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से आसानी से बना सकते हैं। यानी कि जो गरीब लोग थे, ठीक है, उनके कब्रों में जो वस्तुएं पाई गई हैं उन्हें सरलता पूर्वक बनाया जा सकता था। ठीक है, और सभी जगह पे वो सामान आसानी से मिल जाता था। चाहे आप यहाँ पे झावा यानी कि जिससे कुछ चीज को तौलने के लिए उपयोग किया जाता है, चक्की आटे को पीसने, मतलब गेहूं को या फिर उस समय जो भी फसल होती थी उसको पीसने के लिए, तो इन सभी का निर्माण आसानी से किया जा सकता। लेकिन वहीं जो द्वितीय वर्ग था, जो अमीर वर्ग थे, यानी कि जो दुर्लभ वस्तुएं थी, महंगी वस्तुएं थी, उसमें बांट देते हैं। अब ये जो महंगी वस्तुएं हैं, इनका निर्माण स्थानीय तौर पे नहीं होता था, बल्कि इन्हें दूर दराज क्षेत्र में जाकर ऑर्डर देके बनवाना पड़ता। ठीक है, इसी में एक उदाहरण है बच्चों फ्यांस के बारे में। ठीक है, फ्यांस, तो फ्यांस जो था वो संभवतः हड़प्पा सभ्यता के कुछ ही क्षेत्रों में बनाया जाता था, तो ये दुर्लभ वस्तु के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने की, उसकी आर्थिक समानताओं के बारे में जानने के बारे में। तो समाधान अमीर की कब्र, गरीब की कब्र। उसके बाद विलासिता की वस्तुएं, उपयोगी और दुर्लभ वस्तुएं, सिंपल सा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे अगर देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं। व्हाट मेथड्स डू आर्कियोलॉजिस्ट यूज टू ऑब्जर्व सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस इन हड़प्पन सोसाइटी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो पहले तो है श्री मेंशन है, इसमें आप इन टर्म्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, जो अमीर होते हैं और जो गरीब होते हैं इसके टर्म्स की क्या क्या विशेषताएं हैं, और एक एग्जांपल। एंड सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट, लग्जरी गुड्स को 2 पार्ट में डिवाइडेड कर देते हैं, यूजफुल आइटम्स एंड एक्सपेंसिव एंड रेयर आइटम्स, इसमें डिवाइडेड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा सभ्यता में शासक के बारे में पुरातत्वविदों में हमेशा मतभेद रहा, स्पष्ट कीजिए। यानी कि हमें सिंपल से बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के जो शासक थे, इनमें इनको लेकर इतिहासकारों के बीच में हमेशा से कुछ ना कुछ मतभेद रहा है। तो क्या वो मत थे, उसको हमें बताना है। देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे शासक क्यों रहे होंगे, ऐसा क्यों कहा जाता है। तो देखो, समाज में कार्यों को करने के लिए इतने बड़े क्षेत्र में, ठीक है, फैसलों को लेने के लिए, फैसलों को पूरी तरीके से लागू करने के लिए हमें एक ऐसे प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता पड़ती होगी जहां का हेड एक राजा हो और उसकी बात जो है वो सभी को माननी पड़ती। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें एक व्यक्ति के द्वारा नहीं की जा सकती। तो इसी को देखते हुए 3 मत यहाँ पे दिए जाते हैं। पहला मत ये है कि यहाँ पे कोई भी शासक नहीं था, एक भी शासक नहीं था। दूसरा मत ये है कि यहाँ पे एक नहीं बल्कि कई शासक थे, यानी कि हड़प्पा के जितने भी स्थल, मान लेते 20 स्थल हैं, तो हर एक स्थल का अपना एक एक शासक हुआ करता था। और तीसरा मत ये है कि यहाँ पर एक ही राजा हुआ करता था। इस मत में ये मत जो है वो सबसे सही लगता है। इतिहासकार कहते हैं कि संभवतः यहाँ पे एक ही राजा हुआ करता होगा। इसके पीछे साक्ष्य क्या है? तो साक्ष्य ये है कि यहाँ पे जो भी पुरावस्तुएं देखने को मिलती है, मोहरें जो मिली है, जैसे कि अभी हमने देखा था हड़प्पा मोहनजोदड़ो से मोहरें एक ही जैसी मिली है। कुछ नियोजित वस्तुओं के साक्ष्य जो कि एक जैसी बनावट है उसकी, ईंटों के आकार में उनका अनुपात होना, बस्तियों में कच्चे माल के जो स्रोत होते हैं इनके समीप में इसका स्थापित होना, ये सभी क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं कि इन सभी को एक ही शासक के द्वारा
सुनियोजित यानी कि इनको आदेश दिए जाते होंगे, इनको लगाया जाता होगा, बसाया जाता होगा। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के शासकों के बारे में जो तीसरी परिकल्पना है ये सबसे सही है। ठीक है, पहला क्या कहता है, शासक है ही नहीं। दूसरा कहता है कि एक नहीं, हर एक क्षेत्र का अपना अलग अलग था। और तीसरा कहता है कि यहाँ पे केवल एक ही शासक। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के शासक के बारे में ये पॉइंट आप याद रखें। ठीक है बच्चों, अब इसी को अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो देख सकते हैं, देयर हैज ऑलवेज बीन अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमॉन्ग आर्कियोलॉजिस्ट अबाउट द रूलर इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन ट्रैक फाइल। बता देंगे, पहला ऑप्शन कहता है कि यहाँ पे था ही नहीं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे थे, हर क्षेत्र का अपना एक था। अदर ओपिनियन कहता है कि यहाँ पे केवल एक ही था, और ये वाला सबसे सही भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दुर्ग तथा निचले शहर की विशेषताएं लिखिए। तो बेसिकली देखो, मोहनजोदड़ो ये जो एक नियोजित शहरी केंद्र था, इसमें बस्तियों को दो भागों में बांटा गया था, एक थी दुर्ग और एक था निचला शहर। अब क्या थे ये सभी, सबसे पहले बात करेंगे दुर्ग की। जो दुर्ग था इसे ऊंचाई पर बनाया गया था, और यहाँ पे आप जो है चाहो तो इसमें एक दो विशेषताएं जो स्नानाकार की भी डाल सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है डालना चाहो तो, अगर आपको लगता है कि आंसर छोटा है। तो दुर्ग जो था वो ऊंचाई पे बनाया गया था। यहाँ की जो संरचनाएं थी वो कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी, और दुर्ग को दीवार से घेरा गया था और इसे निचले शहर से अलग करता था। ठीक है, तो तीन विशेषताएं हैं दुर्ग के बारे में। ये तीन विशेषताएं बच्चों दुर्ग की हैं। फिर निचले शहर कहा जाता है, इसे भी दुर्ग की तरह ही दीवार से घेरा गया था। ठीक है, और निचला शहर जो है वो आवासीय भवन यानी कि मोस्टली जहाँ पे आम नागरिक आम लोग रहते थे उनके उदाहरण देते हैं। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था जो कि नींव का कार्य किया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे चाहो तो एक दो स्नानागार की जो विशेषता है उसके बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो 3 मार्क्स में आपको इतने पॉइंट लिखोगे तो भी आपको 3 मार्क्स मिल। ठीक है, तो दुर्ग तथा निचले शहर की विशेषताएं आपको समझ में आ गई। इंग्लिश में देखेंगे, राइट द फीचर्स ऑफ फोर्ट एंड लोअर सिटी। तो फोर्ट के बारे में आप ये पॉइंट लिख देंगे, और उसके बाद जो जलाशय मतलब स्नानागार है इसके बारे में एक दो पॉइंट, और लोअर सिटी के बारे में ये 2 पॉइंट। दैट्स ऑल द आंसर। ठीक है, आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है बच्चों, आप यह कैसे कह सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता में पहले बस्तियों का नियोजन किया जाता था और फिर उनका कार्यान्वयन किया जाता था। ये क्वेश्चन बहुत हद तक बच्चों को समझ में भी नहीं आ रहा होगा, है ना, कि हड़प्पा सभ्यता में पहले बस्तियों का नियोजन है। नियोजन का मतलब होता है बच्चों, किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी योजना का एक पूरा का पूरा जो खाका है वो तैयार कर लिया जाए कि हमें कैसे कैसे किस किस चीज को करना है। तो उसके बाद में पहले योजना बनाई, फिर उसका कार्य किया। आप यह कैसे कह सकते हो, इसके कई साक्ष्य हैं। सबसे पहला देखो, एक बार चबूतरे को यथास्थान बना लिया जाता था, उसके बाद शहर का सारे के सारे भवन का निर्माण एक चबूतरे पर निश्चित करके बनाया जाता था। ठीक है, यानी कि आप चाहे, अभी हमने देखा था एक तो था दुर्ग, ठीक है, और एक था निचला शहर। तो इन दोनों को ही चबूतरे के मतलब चबूतरे की नींव के आधार पे इन्हें भी बनाया गया था। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ, ये योजना रही होगी। ठीक, उसके बाद द्वितीय है, मतलब दूसरा है कि ईंटों का अनुपात एक जैसा, जैसे कि ईंटों को धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाया जाता होगा, जहां पर ये जो ईंटें थी वो एक ही निश्चित अनुपात की होती थी, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारी ईंट है एक। ठीक है, इस ईंट की ये जो है वो लंबाई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और बात करें इसकी चौड़ाई की, तो इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई हम मान लेते हैं, ठीक है, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई है इसकी, 6 सेंटीमीटर। तो इसकी 4 गुनी और 2 गुनी होती है, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है ईंट की वो टोटल 4 गुनी और 2 गुनी हुआ करती है। तो इस प्रकार की जो ईंटें हैं वो सभी हड़प्पा की जो बस्तियां हैं उसमें प्रयोग में लाई गई थी। और सबसे आखिरी मत ये है कि बस्तियों को कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित किया गया था, जिससे ये स्पष्ट होता है कि व्यापार के लिए भी सारी योजना पहले ही बना ली जाती थी। ठीक है, तो इन सभी साक्ष्यों के आधार पे, इन सभी पॉइंट के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा में पहले बस्तियों का नियोजन किया जाता था, उसके बाद उसको बनाया जाता। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर आप इन 3 मत को ऐसे लिख दोगे। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला, हाउ कैन यू से दैट
इन दी हड़प्पन सिविलाइजेशन द सेटलमेंट्स वर फर्स्ट प्लान्ड एंड देन दे वर इम्प्लीमेंटेड। यानी कि पहले जो था सेटलमेंट किया जाता था, उसके बाद मतलब प्लान किया जाता था पहले, उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट किया जाता था। तो फर्स्ट, सेकंड एंड दी थर्ड, ये पॉइंट आप इजीली इसमें लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ पे इजीली समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कोई भी डाउट हो, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम के इस अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं, फॉलो भी कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करें। अगला, मन के बनाने की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। बहुत बार पूछा गया है और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो मन के बनाने की जो प्रक्रिया है वो बेसिकली डिपेंड करती है कि पदार्थ कौन सा लिया गया। ठीक है, जैसे कि एक सेलखड़ी है, तेलकड़ी जो है वो एक मुलायम पत्थर होता है, तो इसके लिए प्रक्रिया बहुत ही आसानी से कर ली जाती है। जबकि कार्निलियन जो है ये काफी कठोर पत्थर है, तो इसमें बहुत कठिनाई से कार्य करना पड़ता है। अब प्रक्रिया समझो क्या है। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे सेल खड़ी उठा लिया, तो सेल खड़ी को हम क्या करेंगे, सबसे पहले आकार देंगे, आकार देके हम उसकी घिसाई करेंगे। और जब हमने उसकी घिसाई कर दी, तो उसके बाद हम इस पे चित्र बनाएंगे, और चित्र बनाने के बाद हम इसकी पॉलिश करेंगे। पॉलिश करने के बाद हम छोटे छोटे औजारों से इसमें छोटे छोटे से छेद करेंगे, और छेद करने के बाद में इसको एक धागा में यानी कि एक माला में इसको पिरो लेंगे, और उसके बाद पूरी की पूरी माला तैयार हो जाएगी। और इस तरीके से हमारा मनके की माला जो है वो बनके तैयार हो जाएगी। तो मनके बनाने की प्रक्रिया इस तरीके से आपकी तैयार हो गई है। सिंपल सा है। ठीक है, कैसे? आकार देके घिसाई करो, चित्र बनाओ, पॉलिश करो, फिर छोटे औजारों से उसमें छेद करो और माला में डालो, और बस बन गया आपका मनका, तैयार हो गया, मनके की माला तैयार हो गई। सिंपल है। लेकिन इसी क्वेश्चन को जब थोड़ा घुमा के पूछा जाएगा, फिर पूछेगा कि सेल खड़ी से मनका कैसे बनाया जाता है, कार्निलियन से मनका कैसे बनाया जाता है, तो इसको भी अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर को इजीली देख लीजिए। मेंशन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग बीड्स, so that is depend on the nature of material like hardwood soft text and carnelian quite hard। ठीक है ना, तो इस तरीके से तो ये पॉइंट आप इजीली लिख देंगे। देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि सेल खड़ी और कार्निलियन के बारे में। एक सेकेंड। वेल ये जो दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छूट गया है, ये वाला सेल खड़ी वाला और कार्निलियन के कैसे से बनता है मन का, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे। ठीक है, जब आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। पहले यहाँ पे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10। हड़प्पा सभ्यता के लोग माल प्राप्त करने से संबंधित किन नीतियों का अनुसरण करते थे? ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अपने यूज के लिए, अपने व्यापार से संबंधित माल को कहां से प्राप्त करते थे और किन नीतियों का ये उपयोग किया करते थे? ठीक है, तो सिंपल सी दो नीतियां थी। सबसे पहली जो नीति थी इनकी वो थी बस्तियां स्थापित करना। ठीक है, अब कैसे बस्तियां स्थापित करना भाई? सबसे पहले ये लोग क्या करते थे, कुछ क्षेत्र ये देख लेते थे कि अगर ये थोड़े से दूर है, ठीक है, तो वहां पे क्या करते थे, वहां पे बस्तियां स्थापित कर देते थे। जैसे कि नागेश्वर, बालाकोट, यहाँ पे संघ आसानी से मिल जाता था, यहाँ पे इन्होंने बस्तियां स्थापित कर दी। सुदूर क्षेत्र जैसे कि अफगानिस्तान में शोतुगई हो गया, यहाँ पे नीले रंग के पदार्थ लाजवत मणि ये अच्छी मात्रा में मिलते थे। लोथल यहाँ पे कार्निलियन, सेल खड़ी और धातु ये सभी मिलते थे। तो इस वजह से यहाँ पे बस्तियां स्थापित कर दी जाती। ठीक है, तो माल प्राप्त करने से संबंधित सबसे पहली नीति क्या हो गई बच्चों? बस्तियां स्थापित कर दो, जहाँ पे अच्छी चीज मिल रही है, जैसे कि लाजवत मणि मिल रही है, कार्निलियन मिल रहा है, सेल खड़ी मिल रही है, अन्य धातु मिल रही है, जिस स्थान पे मिलनी है बस बस अब वहां पे बस्तियां बसा दो, सिंपल है। फिर था अभियान भेजना, जैसे कि यहाँ पे राजस्थान के खितड़ी अंचल, यहाँ पे बेसिकली ये जो क्षेत्र था वो तांबे के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, और दक्षिण भारत ये सोने के लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए अभियान भेजे जाते थे। वहां पे जो भी वर्कर्स होते थे, जो भी लोग होते थे, उनसे संबंध बनाए जाते थे, मतलब कि उनसे बातचीत की जाती थी और फिर व्यापार कर लिया जाता था। ठीक है, अभियानों के माध्यम से वहां पे जो भी स्थानीय समुदाय हुआ करते थे, उनसे अच्छा खासा संपर्क बनाया जाता था, ताकि ये आने वाले टाइम पे और अभी के समय पे भी हमें जो चाहिए, तांबा सोना जो भी हमें चाहिए, वो हमें ये प्रोवाइड करवा दे। ठीक है, तो दो तरीके, जहां कोई चीज मिली है बस्ती बसा दो, और जहां पे बस्तियां नहीं बसा सकते हो वहां पे अभियान भेजो, माल प्राप्त करो और आगे बढ़ते चलो। ये इनकी एक नीति थी। ठीक है, इंग्लिश में बात करेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, व्हाट पॉलिसीज वर फॉलोड बाय द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन फॉर द एक्वायरिंग मैल्स। तो सबसे पहले था सेटअप सेटलमेंट्स, एंड सेकंड था सेंड कैंपेन। ठीक है,
सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, एक सेकेंड, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। इस तरीके से आप इसे यहाँ से इजीली रीड आउट भी कर सकते हो। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या हड़प्पा वासी अन्य क्षेत्रों से व्यापार करते थे? स्पष्ट कीजिए। आपको क्या बताना है कि हड़प्पा वासी जो थे वो क्या अपने ही जगह पे व्यापार करते थे या फिर अपने क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों से भी व्यापार किया करते थे? तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे सुदूर क्षेत्रों से संपर्क साधने के संबंध में, यानी कि व्यापार के संबंध में ओमान, जिसके लिए एक शब्द का उपयोग होता है मगान। ठीक है, देखो ओमान से अगर हम बात कर लेते हैं तो ओमानी तांबे और हड़प्पाई जो पुरावस्तुएं हैं, अर्थात ओमान में जो तांबा पाया जाता है और हड़प्पा में जो पुरावस्तुएं पाई जाती हैं, इन दोनों में कुछ कुछ जगह पर हमें निकिल के अंश मिले हैं। ठीक है, जो कि किस ओर इशारा करते हैं कि हाँ दोनों ना आपस में व्यापार तो करते होंगे। जैसे कि चलो ये तो तांबे के निकिल के अंश के बारे में हो गया। एक चीज यहाँ पे ये देखी गई कि एक बड़ा हड़प्पाई मतवान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी सी परत चढ़ाई गई थी, ये ओमानी स्थल से मिला हुआ है। अब आप एक चीज देखो कि हड़प्पा है इस एरिए पे, ठीक है, यहाँ पे है हड़प्पा और यहाँ पे है ओमान। अब यहाँ का तांबा, ठीक है, ओमान का तांबा और हड़प्पा में तांबे के बने जो औजार है, मान लेते तांबे का जो एक यहाँ पे मान लेते दर्पण है। ठीक है, इस तांबे के दर्पण में वही अंश जो इसके ओमान के हैं और वही इसमें भी है। तो संभवतः ये दोनों क्या करते थे, आपस में व्यापार करते थे। दूसरा, हड़प्पा का एक ऐसा मतवान जिसके ऊपर काली मिट्टी की परत चढ़ाई गई थी, ये हमें मिला है ओमान से। यानी कि सिंपल सी बात क्या है, ये दोनों ही आपस में एक दूसरे से व्यापार करते होंगे। ठीक है, फिर इसमें आ जाता है अगला, मेसोपोटामिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेसोपोटामिया के स्थल से हमें तांबे के निकल के अंश मिले। अब आप समझ गए ना, एक तरीके से हम कह सकते हैं अगर यहाँ पे है हड़प्पा तो यहाँ पे है मेसोपोटामिया और यहाँ पे है ओमान। तो तांबा है इनके केंद्र में। ठीक है, कि ये लोग आपस में तांबे का व्यापार करते थे। ठीक है, ये चीज है बेसिक। उसके बाद लंबी दूरी के संपर्क में पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मोहर बाट पास से मन के शामिल, अर्थात मेसोपोटामिया से वही सेम चीज जो हड़प्पाई मोहर है, जो हड़प्पाई बाट है, जो पास से जो मन के हैं, कुछ कुछ मात्रा में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें मेसोपोटामिया से देखने को मिले हैं, जो कि किस वजह से इशारा करते हैं कि ये आपस में व्यापार करते होंगे। मेसोपोटामिया का एक लेक है दिलमुन, ये बेसिकली उस समय बरेन द्वीप के लिए उपयोग किया जाता होगा। तो लेक है दिलमुन, इसमें मगान तथा मेलुहा, ये संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द था। ठीक है, अब एक लेख था मेलुहा, इसमें हमें कई उत्पादों को देखने को मिलता है जो कि मेसोपोटामिया के संबंध में उपयोग था। कार्निलियन, लाजवन मणि, तांबा, सोना तथा कई प्रकार की लकड़ियां, ये सभी इसमें शामिल हो जाते। अर्थात मेसोपोटामिया के संबंध में आप जो है बताओगे तांबे के निकिल के अंश, हड़प्पा की मोहर बाट पास से ये सभी मिलना और दिलमुल लेख की जानकारी और जो मेलुहा लेख है इसमें हड़प्पा की जो कार्निलियन है, लाजवत मणि, तांबा, सोना, कई प्रकार की लकड़ियां, इनका उल्लेख मिलना इस ओर इशारा करता है कि ये मेसोपोटामिया से भी व्यापार करते हैं, ओमान और मेसोपोटामिया। आई होप इजीली आप समझ गए होंगे। अब इसी क्वेश्चन को पहले तो आप चाहो तो इसे आप इजीली यहाँ से रीड आउट कर लेना। बात करते हैं अगले पॉइंट की, इंग्लिश में। देखिए क्वेश्चन है, डिड दी हड़प्पन्स ट्रेड विद द अदर रीजन्स? क्लैरिफाई। यस, दी हड़प्पन्स ट्रेड विद अदर रीजन्स। फर्स्ट इज ओमान। तो ओमान के संबंध में कैसे लिखोगे और मेसोपोटामिया के संबंध में कैसे लिखोगे, आप यहां से डाउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में भी आ गया। वेल, सबसे आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका क्वेश्चन 8 मार्क्स पे भी आ सकता है, याद रखना। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के जो धार्मिक प्रथाएं हैं, इनके पुनर्निर्माण को स्पष्ट करते हुए मोहरों के संबंध में स्पष्ट कीजिए। यानी कि सिंपल से बताना है, हड़प्पा सभ्यता की जो धार्मिक प्रथाएं हैं, धार्मिकता के बारे में, धर्म के बारे में जानकारी के लिए मोहरों के संबंध में आपको समझाना है। एक तो पहले तो कैसे करते थे इसको समझाओ, फिर मोहरों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हड़प्पा सभ्यता में जितने भी आरंभिक पुरातात्विक लोग थे, दैट मीन्स वर्तमान के हमारे जो आरंभिक पुरातात्विक लोग थे, इनको एक चीज सामने आई इनके कि कोई भी वस्तु जिसको ये समझ नहीं पाए, जिसको ये असामान्य लगी, इन्हें अपरिचित लगी,
इन इतिहासकारों ने उसे बता दिया धार्मिक महत्व का। जैसे कि सबसे पहले है मातृ देवी की मूर्ति, तो इन्हें एक आभूषणों से लदी हुई नारी की मूर्ति मिली, जिसके मुख पर, जिसके शीश पर कुछ अच्छा सा विशिष्ट प्रासदान यानी कि मेकअप किया गया था। तो इतिहासकारों ने कहा हो सकता है कि ऐसी एक आधी ही मूर्ति मिली है, तो हो सकता है ये उनकी मातृ देवी रही होंगी। तीसरी, यहाँ पे पुरुषों की कुछ दुर्लभ पत्थर की मूर्तियां पाई गई है, जिसमें एक व्यक्ति जो है वो इस योग की मात्रा में इस तरीके से पालथी मार के बैठा हुआ है। तो हो सकता है संभवतः ये एक पुरोहित राजा हो, तो इसे पुरोहित राजा की संज्ञा। अब यहाँ पे कुछ जो विशाल स्नानागार मिले थे, जैसे कालीबंगन और लोथल से कुछ वेदियां मिली हैं, तो हो सकता है कि ये सभी जो है वो अनुष्ठानिक महत्व को दर्शाते हैं। ठीक है ना? तो हड़प्पा के संबंध में, धार्मिकता के संबंध में, मातृ देवी की मूर्ति, पुरोहित राजा की मूर्ति, अनुष्ठानिक महत्व, ये सभी धार्मिकता को यहाँ पे दर्शाते हैं। ठीक है? वहीं जब यहाँ पे बात करेंगे मोहरों के संबंध में, क्या है? जब यहाँ पे बात होगी मोहर के संबंध में, तब हम लिखेंगे आगे के मोहरें, जिन पर कुछ अनुष्ठान के दृश्य बने थे, जिससे ये लगता है कि हाँ संभवतः मोहरें जो थी वो अनुष्ठानों में अच्छे से इनका कुछ महत्व रहा होगा। सबसे पहला पॉइंट इसमें है प्रकृति की पूजा। बेसिकली कुछ मोहरें जो है, इस पे हमें पेड़ पौधे के चित्र देखने को मिले हैं। तो इतिहासकार कहते हैं हो सकता है जब एक मोहर पे पेड़ पौधे दिखाए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि ये लोग प्रकृति की पूजा करते होंगे। फिर दूसरा लिखेंगे एक श्रृंगी। मोहरों पर हमें कुछ ऐसे जानवर मिले हैं जिसमें से एक सींग वाला जो जानवर है वो ज्यादातर देखा गया है, और इसे वहां का एक हम धार्मिक जानवर भी कहते थे। ठीक है, मतलब ऐसा इतिहासकारों का मानना है। फिर तीसरा है आद्य शिव। कई बार मोहरों में जानवरों से घिरे एक दृश्य, एक जो व्यक्ति है उसको उसको दिखाया गया है, अर्थात हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता है जिन्हें हम शिव कहते हैं। आरंभिक रूप में शिव की संज्ञा इन्हें दी गई थी। ठीक है, और मोहरों पर कुछ ऐसे चित्र बने थे जिससे हम अनुष्ठान के दृश्य कह सकते हैं। तो यानी कि ये मोहरें भी कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक प्रथाओं के निर्माण में सहयोग करती। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, पहले तो नॉर्मली मातृ देवी, पुरोहित राजा, अनुष्ठानिक महत्व। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो अदर पॉइंट्स है वो हमने लिख दिए हैं। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, मोहरों के बारे में, प्रकृति की पूजा, एक श्रृंगी, आदि शिव, इसके बारे में। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे, इजिली यहाँ से आप समझ सकते हो, एक्सप्लेनिंग द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द सिल्क्स। ठीक है, यानी कि सिल्क कह सकते हो या फिर आप इसे कॉइन्स कह सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो इतिहासकार हैं वो कैसे इन बातों को आगे बढ़ाते हैं उसको आप देखेंगे। देन सबसे आखिर में आप जो है वो पीसेस, यानी कि आप इसे एक तरीके से कॉइन्स के माध्यम से भी कह सकते हो, मोहरों के संबंध में भी कह सकते हो। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन के आंसर। तो आई होप बच्चों कि आज का हमारा ये जो टॉपिक था आपकी फर्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 1 का, यानी कि आपकी क्लास 12th हिस्ट्री की फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1, ईंटें, मनके तथा अस्थियां, इसके हमने 10 प्लस शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, जिसमें हर एक क्वेश्चन का आंसर मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे समझाया हुआ है, और आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ भी आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट होता है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट पे मैसेज कर सकते हो। जैसे ही टाइम मिलेगा आपको आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और अच्छी तरह से आपको समझाने के लिए और अच्छा वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, वेल यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।